बीबीसी दुनिया में आज देखिए, लेबनान की राजधानी में इसराइल का बड़ा हमला। हिजबुल्लाह से जारी संघर्ष के बीच इसराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत के बीचों बीच किया अब तक का सबसे बड़ा हमला। धमाके की चपेट में आकर कई लोगों के मारे जाने और घायल होने की खबर। दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं प्रेरणा। दिखाएंगे हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों के बीच इसराइल के उत्तरी इलाकों में कैसे हैं हालात, लेकिन पहले हेडलाइंस। तुर्कमेनिस्तान में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान। कहा, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक जैसा रुख रखते हैं रूस और ईरान। यूक्रेन के खिलाफ जंग के लिए ईरान से ड्रोन और मिसाइल्स लेता रहा है रूस। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में कोयले की खदान में काम करने वाले मजदूरों को बंदूकधारियों ने बनाया निशाना। 20 की मौत, कई घायल। कार्यक्रम में दिखाएंगे अभी कैसे हैं हालात। अमेरिका के फ्लोरिडा में चक्रवाती तूफान मिल्टन से 16 लोगों की मौत। हरिकेन के गुजरने के बाद अभी बाढ़ और मलबे से भरे कई इलाकों में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं राहत कर्मी। दुनिया को परमाणु हथियार मुक्त बनाने के लिए काम करने वाले जापानी संगठन निहोन हिदान क्यो को मिला शांति का नोबेल पुरस्कार। लेबनान में इसराइल के हमले तेज होते जा रहे हैं। राजधानी बेरूत के जिन इलाकों को सुरक्षित माना जाता था, वहां भी अब इसराइली हमले हो रहे हैं और इससे जान माल का भारी नुकसान हो रहा है। उधर इसराइल के उत्तरी हिस्से में भी हालात सामान्य नहीं हैं। दिखाएंगे ये सब कवर स्टोरी में। इसराइली सेना ने बीते हफ्ते हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान छेड़ने के बाद से बेरूत में अब तक का सबसे भीषण हमला किया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि गुरुवार शाम को 2 इलाकों की रिहायशी इमारतों पर किए गए हमले में कम से कम 22 लोग मारे गए हैं और 110 से ज़्यादा घायल हुए हैं। हमले वाली जगह बड़ी मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम जारी है। लेबनान से आ रही रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसराइल ने यह हमला हिजबुल्लाह के एक नेता को निशाना बनाते हुए किया था, मगर वो इस हमले में बच निकले। देखिए बीबीसी संवाददाता जो इनवुड की रिपोर्ट। बेरूत के बीचों बीच बिना किसी चेतावनी के आसमान से होते हमले और पूरे शहर में दिखती तबाही। इस शख्स का कहना है कि पूरी इमारत धराशायी हो गई है। कोई और आवाज दे रहा है कि यहाँ लोग हैं, बचाने वाले कहाँ हैं। जल्द ही बचाव कर्मी वहां पहुंच गए, जहां कई जख्मी पड़े हैं तो कईयों की मौत हो चुकी है। माना जा रहा है कि इस हमले के निशाने पर हिजबुल्लाह के बड़े नेता वाकिफ सफा थे, लेकिन ये भी साफ दिख रहा है कि इस हमले की जद में आम लोग भी आए हैं। हमले में घायल लोगों को पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां अपनों की फिक्र में उनके रिश्तेदार भी जुट गए हैं। डॉक्टरों ने बीबीसी को बताया कि उन्होंने घायल महिलाओं और बच्चों का भी इलाज किया है। ये काफी तकलीफ भरा है। हम हमेशा अलर्ट रहते हैं। तय नियमों के तहत हम इससे निपटते हैं, मगर इसका असर हमारे तन और मन दोनों पर पड़ता है। 1 महीना पहले इसराइल और हिजबुल्लाह में शुरू हुई जंग के बीच मध्य बेरूत में हुआ ये तीसरा बड़ा हमला है। हमले संयुक्त राष्ट्र के पीस कीपिंग मिशन पर भी हुए हैं, लेकिन किसी की जान नहीं गई। यूएन के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि इस इलाके में बड़ा युद्ध हो सकता है। पत्रकारों, राहत कर्मियों और चिकित्सा कर्मियों को निशाना बनाने का मकसद क्या है? क्या यही वो सर्जिकल मिलिट्री ऑपरेशन है जिसकी बात हो रही थी? इसराइल का कहना है कि उसे अपने लोगों पर हिजबुल्लाह की ओर से किए गए हमलों का जवाब देना पड़ रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि बाद में हमें अपने लोगों को बचाने के लिए दोष मत देना। हम कुछ करें उससे पहले कुछ कहना या करना है तो अभी वक्त है। आपकी चुप्पी ने ही हमें मजबूर किया है। अब इसराइल के हाथ कई मोर्चों की ओर बढ़ रहे हैं। कल रात को बेरूत के दिल पर भी हमला हुआ। ऐसे में तो शांति अभी दूर की ही कौड़ी नजर आती है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र से जुड़े एक सूत्र ने कहा है कि इसराइली सेना ने लगातार दूसरे दिन दक्षिणी लेबनान में उसके पीस कीपिंग मिशन की चौकी पर हमला किया है। लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी ने कहा है कि इस हमले में शांति सेना में तैनात श्रीलंका के 2 सैनिक घायल हुए हैं। हाल के दिनों में ये चौथा मौका है जब इसराइली सैनिकों ने संयुक्त राष्ट्र के पीस कीपिंग मिशन से जुड़ी जगहों पर हमला किया है। संयुक्त राष्ट्र में इसराइल के राजदूत ने कहा है कि उनके देश ने यूएन पीस कीपिंग मिशन को सलाह दी है कि खतरे से बचने के लिए वो पीछे हटकर 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चले जाएं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने इन हमलों की निंदा की है।
मैं इस बात की निंदा करता हूं कि यूएन के परिसर पर हमला किया गया और 2 शांति सैनिक घायल हो गए। ये अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन है। संघर्ष से जुड़े सभी पक्षों को शांति सैनिकों की सुरक्षा करनी चाहिए। जो कुछ हुआ वो निंदनीय है। लेबनान के दक्षिणी हिस्से के गांवों में इजरायली सैनिकों और हिजबुल्लाह के लड़ाकों में संघर्ष जारी है। इस दौरान इसराइल के सबसे उत्तरी सिरे में बसे मेतुल्ला कस्बे की ओर बीते दिनों लेबनान की ओर से बड़ी संख्या में रॉकेट दागे गए। इजरायली सेना बीबीसी संवाददाता लूसी विलियमसन को इस कस्बे में लेकर गई। देखिए उनकी रिपोर्ट। इजराइल लेबनान सीमा पर मौजूद इजरायली शहर मेतुल्ला से सटा हुआ है हिजबुल्लाह का इलाका। हम इजरायली सेना के साथ शहर में दाखिल हो। आप देख सकते हैं कि हम पेड़ों की आड़ में सुरक्षित हैं, पर अगर वहाँ कोई हिजबुल्लाह का आतंकवादी हुआ तो हम सीधे उसे दिख जाएंगे और वो हम पर हमला कर सकता है। पिछले 1 साल से यहाँ इजरायली सेना के अलावा और कोई नहीं रह रहा। इस दौरान शहर के आधे से ज्यादा घरों को हिजबुल्लाह ने निशाना बनाया। यहाँ रह रहे इजरायलियों पर शायद सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि वो 3 तरफ से लेबनान से घिरे हैं, जो इसे बेहद डरावना इलाका बना देता है। लेबनान में इजराइल की जमीनी कार्रवाई सीमा के इस इलाके से शुरू हुई थी। 10 दिन बाद भी यहाँ रॉकेट गिर रहे हैं। शहर के मेयर हमें वो घर दिखाते हैं जहाँ पिछले हफ्ते रॉकेट गिरा। बीते कुछ महीनों में इस घर पर तीसरी बार हमला हुआ है। और फिर गूंजी सायरन की आवाज। यहाँ आपको छिपने के लिए बस चंद ही पल मिलते हैं। हमने इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को हिजबुल्लाह की ओर से दागी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करते हुए सुना। सिविल डिफेंस टीम 24 घंटे मेतुल्ला में हिजबुल्लाह की गतिविधियों पर नजर बनाकर रखती है। इस वॉर रूम की तस्वीरों को इजरायली सेना के साथ साझा किया जाता है। इनके कैमरों ने लेबनान में इजरायली कार्रवाई पर नजर रखी और लेबनान के गांवों में तबाह हुई इमारतों की भी तस्वीर ली। 3 से 4 हफ्ते पहले हम वहाँ हिजबुल्लाह की गतिविधियों को देख सकते थे। हर दिन? हाँ, लगभग हर दिन। पिछले कुछ हफ्तों में हमारी सेना की कार्रवाई की वजह से वो थोड़ा पीछे चले गए या छिप गए हैं। सुसाइड ड्रोन्स या एंटी टैंक या आरपीजी की बजाय उनका फोकस अब प्रोजेक्टाइल और रॉकेट हमले पर ज्यादा हो गया है। पिछले हफ्ते एक ही दिन में मेतुल्ला पर 160 रॉकेट दागे गए थे। 4 दिन पहले इस घर पर हमला हुआ। इजराइल कहता है कि अपनी जमीनी कार्रवाई से वो ऐसे ही हमलों को रोकना चाहता है। हिजबुल्लाह के आतंकवादी इस घर से कुछ ही 100 मीटर दूर हैं। हमारे ठीक पीछे वहाँ लेबनान है। एक और जहाँ इस्राएली सेना अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रही है, वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह दशकों से इसराइल के खिलाफ जंग की तैयारी कर रहा है। वो दक्षिणी लेबनान के घरों के अंदर बंकर बना रहा है और मिसाइलें छिपा रहा है। हमें चलना होगा, ये एक चेतावनी है। और रॉकेट्स के लिए जारी चेतावनी के बीच हमें निकलना पड़ा। इजराइल ने जंग के लिए जो लक्ष्य रखे हैं, मेतुल्ला उसका एक सटीक उदाहरण है। पर ये शहर वीरान है और अब भी सुरक्षित नहीं है। कार्यक्रम में आगे दिखाएंगे, कहाँ है दृष्टिहीन और दृष्टि बाधित लोगों की एक बस्ती, जहां लोग रखते हैं अपना और एक दूसरे का ख्याल। लेकिन उसके पहले खबर भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान से। यहाँ के दक्षिण पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों ने कोयले की खदान में काम करने वाले मजदूरों को निशाना बनाया है। इस हमले में 20 मजदूर मारे गए। घटना के बाद कई मजदूर धरने पर बैठ गए हैं। वो अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान से और जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता मोहम्मद कासिम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ट्रामा सेंटर क्वेटा के बाहर, जहाँ गुज़िश्ता शब जिला दुक्की में कोयला कानून पर होने वाले हमले के जख्मियों को इलाज के लिए यहाँ मुंतकिल किया गया है। यहाँ इन जख्मियों से हमारी बात हुई। उनका कहना था कि गुज़िश्ता शब 11:30 बजे के बाद नामालूम मुसल्लह अफराद ने वहाँ बड़े पैमाने पे एक हमला किया। उन्होंने बताया कि ये हमला अंदाज़न 1 से 1.5 घंटे तक जारी रहा। उनका ये भी बताना था कि इस हमले के दौरान न सिर्फ छोटे असले का इस्तेमाल किया गया, बल्कि उन्होंने धमाकों की भी आवाज़ें सुनी। वो लोग जो कि बाहर सोए हुए थे गर्मी की वजह से, वो जो है ना इसमें हलाक और ज़ख्मी हुए। वहाँ दुक्की में हमारी सरकारी हुकाम से बात हुई। उनका कहना था कि इस हमले में कम से कम 20 अफराद हलाक और 7 ज़ख्मी हुए। जो हमलावर थे उन्होंने वहाँ मुख्तलिफ कानों में वहाँ की जो मशीनरी थी उसको भी नजर आतिश किया।
इस वाक़े के ख़िलाफ़ दुक्की में बड़े पैमाने पे एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ है। न सिर्फ इस वाक़े के ख़िलाफ़ सुबह को जो दुक्की के तिजारती मराकज़ थे वो बंद रहे, बल्कि जो तालीमी इदारे हैं वो भी बंद रहे और हज़ारों की तादाद में लोग लाशों के हमरा बादशाह खान चौक पे जमा हुए और जो यहाँ FC का किला था उसके बाहर जमा हुए और उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया। जो मुजाहिरीन हैं उनका ये मुतालबा था कि इस हमले में जो लोग मुलविस हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और वहाँ जो कोयला की कानें हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। गवर्नर बलूचिस्तान और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इस वाक़े की मज़म्मत की है और जो वज़ीर आला हैं उन्होंने एक बयान में वहाँ के जो सरकारी हुकाम हैं उनकी हिदायत की है कि उस तमाम इलाके को सील किया जाए और मुलज़िमान के ख़िलाफ़ मुअस्सर कार्रवाई की जाए। दुक्की में इससे पहले भी कोयला कानून पर हमले होते रहे हैं और वहाँ मज़दूरों को भी अगवा किया जाता रहा है। इसके अलावा जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन पे भी हमले होते रहे हैं। अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के निचले हिस्से में करीब 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो देख नहीं सकते। ये आंकड़े इंटरनेशनल एजेंसी फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस के हैं और युगांडा में ही करीब 30 लाख लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल भी देख नहीं सकते या उन्हें देखने में दिक्कत होती है। BBC संवाददाता इग्नेस पेंडा ने पूर्वी युगांडा की एक ऐसी बस्ती का दौरा किया जहां दृष्टिबाधित लोगों ने साथ आकर एक दूसरे की मदद करने का फैसला किया। देखिए ये रिपोर्ट। विक्टोरिया झील के उत्तरी किनारे पर बसे लोबो गांव के ये लोग एक दूसरे से गहरा जुड़ाव रखते हैं। यहाँ रह रहे लगभग सभी लोग दृष्टिहीन हैं या उन्हें देखने में कठिनाई होती है। हर सोमवार वो मिलते हैं और खुद से जुड़े जरूरी मुद्दों पर चर्चा करते हैं। 53 साल के मोसेस मुगाबे इस गांव के मुखिया हैं। हम चर्चा करते हैं कि कैसे हम अपना सहारा बन सकते हैं, अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेज सकते हैं और कैसे उनका पालन पोषण कर सकते हैं। 10 घरों वाले इस जगह पर पहले दृष्टि बाधित बच्चों का एक स्कूल हुआ करता था। 2 दशक पहले यहाँ की सरकार और एक NGO ने तब शुरू किया था जब ब्लैक फ्लाई से फैलने वाला संक्रमण रिवर ब्लाइंडनेस के मामले काफी बढ़ गए थे। वो स्कूल तो बंद हो गया, लेकिन मोसेस जैसे कई लोगों ने यहीं रुकने का फैसला किया। जब शुरू में मेरी आंखों की रोशनी गई तो इसका मेरी जिंदगी पर गहरा प्रभाव पड़ा था। मेरे मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका काफी बुरा असर पड़ा। मुझे लगा था कि मैं जी नहीं पाऊंगा। मुझे अपने दोस्तों को खोने का डर था। मोसेस की ही तरह लोबो में रहने वाले कई दृष्टिहीनों को आगे जिंदगी जीने के लिए बाकी गांव वालों के सहारे की जरूरत पड़ी। सबसे पहले हमने एक दूसरे को एकजुट रहना सिखाया। हमारी विकलांगता ही हमारी ताकत है। यहाँ हम एक दूसरे का साथ देते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के अनुसार लगभग 30 लाख युगांडावासी दृष्टिबाधित हैं और यहाँ आंखों के डॉक्टर्स की बहुत कमी है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। डॉक्टर वैस्वा जूलियस उन्हीं में से एक हैं। अगर सरकार आंखों के डॉक्टरों की संख्या बढ़ा पाती है तो मुझे लगता है कि चीजें बेहतर हो सकती हैं। देश की राजधानी कंपाला के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अल्फ्रेड मुबागीजी का कहना है कि सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान दे रही है। हम डॉक्टरों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। सरकार कई डॉक्टरों को इस फील्ड में मास्टर्स की पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। जब तक युगांडा के ग्रामीण इलाकों में आंखों के डॉक्टर्स की संख्या नहीं बढ़ती, लोबो में रहने वाले ऐसे लोग एक दूसरे में ही अपना सहारा तलाश रहे हैं। जो लोग देख नहीं पाते उनके लिए नकारात्मक रवैया नहीं रखना चाहिए। हम भी बाकी लोगों की तरह सामान्य हैं। ये गांव शहर से काफी दूर भी है। ऐसे में शायद इसी भावना ने इस गांव का अस्तित्व बनाए रखा है। और देखिए ये खूबसूरत नज़ारा, जब नॉर्दर्न लाइट्स से अमेरिका और ब्रिटेन के आसमान रंगीन हो उठे। ब्रिटेन में नॉर्दर्न लाइट्स का दिखना यूँ तो बहुत दुर्लभ है, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये नज़ारे आम होते जा रहे हैं। कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप लिख सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC प्रेरणा। आज के लिए इतना ही। BBC दुनिया के साथ हम सोमवार रात 10 बजे फिर हाजिर होंगे। BBC हिंदी की वेबसाइट, ऐप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पर लाइव।